हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विदित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बाल विकास और हिंदी के 60 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 60 प्रश्नों में से आपके 40 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी टेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, जिन पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का खाली स्थान और खाली स्थान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो एक शिक्षक का गतिशील और लचीला होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगर कोई भी शिक्षक कक्षा में सक्रिय है, गतिशील होकर के अगर बच्चों के साथ किसी भी कार्य में भागीदारी कर रहा है, तो जो बच्चे होते हैं वह शिक्षक से अभिप्रेरित होकर के स्वयं ही कार्य में रुचि दिखाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे शिक्षक को गतिशील होना जरूरी है। और यहाँ पर देखेंगे शिक्षक को लचीला होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कक्षा होती है उसमें अलग अलग यहाँ पे बौद्धिक स्तर के बालक होते हैं, तो सभी का समावेश करने के लिए यहाँ पे लचीला होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। राष्ट्र ने कहा था कि जो चिंतन है वह मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए जो मनोविज्ञान था वह प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय का यहाँ पे अंग था। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए जो मनोविज्ञान था वह पहले क्या था? दर्शन शास्त्र का विषय रहता था। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया क्या है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। तो शैशवावस्था आपका यहाँ पे देखेंगे पहला दिया गया सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो ये देखेंगे विशेषता है, यह शैशवावस्था की विशेषता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, यह भी शैशवावस्था की मुख्य विशेषता है। अनुकरण द्वारा सीखने की जो प्रवृत्ति होता है वह शैशवावस्था में की विशेषता है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है नहीं है, तो चिंतन प्रक्रिया नहीं है। शैशवावस्था में चिंतन प्रक्रिया बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। शैशवावस्था में जो चिंतन होता है उसका विकास नहीं हो पाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि कोई भी नाराज हो सकता है या आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह किससे संबंधित है यह आपको बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से। संवेगात्मक विकास दिया गया है ए वाले में, तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए कोई भी शिक्षक है विद्यार्थियों को कैसे अनुप्रेरित कर सकता है? सही मार्गदर्शन करा करके। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल परफेक्ट होगा, बी वाला बिल्कुल सही होगा। तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप में पुनः पेश कर सके उसे क्या कहते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। वह देखेंगे आपकी क्या होगी, श्रेष्ठ स्मरण शक्ति होगी। यहाँ पे कोई भी आपकी सामग्री है या कोई भी चीज़ें हैं जिसको जो आप याद किए हैं और फिर बाद में उसको बिना जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप में आप सुना पा रहे हैं या आपको याद है, तो वह आपकी श्रेष्ठ स्मरण शक्ति होती है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, किसके अनुसार कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है? संज्ञानात्मक, साहचर्यात्मक और स्वायत्त। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा फिट्स के अनुसार। फिट्स के अनुसार जो कौशल अधिगम होता है उसकी प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। 3 चरण में संज्ञानात्मक है, साहचर्यात्मक है और स्वायत्त है। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चाक्षुष हो जाएगा, चाक्षुष हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है, जो आप आंख से देखते हैं वही है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अनुकरण और जो प्रबलन होता है, प्रबलन के फलस्वरूप होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो बीएफ स्किनर है उन्होंने कहा था कि जो बच्चों में भाषा का विकास होता है वह अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप होता है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि शिक्षण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है शिक्षण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। शिक्षण से सीखा जा सकता है, जो यहाँ पे बी वाला दिया गया, बी वाला यहाँ पे राइट आंसर है। शिक्षण से सीखा जा सकता है, यह शिक्षण के बारे में सही है। अगला है कि सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सीखने की जो प्रक्रिया है उसका जो प्रथम सोपान है वह जिज्ञासा होता है, जिज्ञासा होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर कोई भी यहाँ पे विषय वस्तु है, अगर उससे संबंधित किसी भी बच्चे में अगर जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, तभी वह उस विषय वस्तु में रुचि लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो पठन पाठन होता है उसमें शिक्षकों को जो बालक होते हैं उनको यहाँ पे जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन देना चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी वाला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे जिज्ञासु बनाने के लिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति लाने के लिए बच्चों से आप यहाँ पे प्रस्तावनात्मक जो प्रश्न होते हैं उसको पूछ सकते हैं। तो बच्चे क्या होंगे, जिज्ञासु हो जाएंगे, कुछ जानने की इच्छा करने लगेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में उसको कम अंक दे देंगे, और नेक्स्ट दिया गया उसके अभिभावकों से बात करेंगे, और लास्ट दिया गया उसे डांटेंगे। अगर कोई भी विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं कर रहा है, आप शिक्षक हैं, तो उसके अभिभावकों से बात करेंगे। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। उसको ना ही आपको डांटना है, ना ही परीक्षा में उसको कम नंबर दे देना है, बल्कि उसके अभिभावक से बात करेंगे कि इसका क्या कारण है, जानने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है कि वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए दिया गया वंशानुक्रम के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पे कथन है जो कि आपका यहाँ पे गलत कथन है। गलत वाला आपको बताना है। वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, बिल्कुल सही है। वंशानुक्रम के माध्यम से ही बालक का जो लिंग होता है कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है वह निर्धारित होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला तो आपका सही है। यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। देखिए जो वंशानुक्रम होता है, जैसे आपके माता पिता होंगे उनका प्रभाव आप पर पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यह भी आपका सही है, वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है। देखिए जो वंशानुक्रम है उसका यहाँ पे जो फर्क होता है, इफेक्ट होता है, वह जुड़वा बालकों के जन्म में भी यहाँ पे होता है, योगदान उसमें भी देता है कि जुड़वा बच्चे हो जा रहे हैं माता पिता के कारण। तो यहाँ पे सी वाला भी यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद दिया गया है यहाँ पे, इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। तो यही देखेंगे डी वाला वंशानुक्रम से संबंधित नहीं है, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो समावेशी शिक्षा होता है उसमें जो शिक्षण का कौशल है उसमें देखेंगे यहाँ पे पूछताछ होता है, समस्या समाधान पर बात होती है, सुदृढ़ या प्रबलन होता है, ब्लैक बोर्ड नहीं होता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए जो ब्लैक बोर्ड है वह क्या है, वह आपका यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री है। तो यहाँ पे क्या होगा, वह कोई भी समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा,
देखिए कोई भी बालक है अगर वह शारीरिक दोषों से ग्रस्त है, अगर उसमें कोई भी शारीरिक दोष है, मान लीजिए उसको नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है या वो विकलांग है, तो उसमें देखेंगे हीनता की भावना आती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। ऐसे जो बालक होते हैं वो मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो वह अपने आप को दबाव महसूस करते हैं। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कला में रुचि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए जो बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताएं हैं उसमें औसत बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान होता है, मंद बुद्धि होता है, लेकिन कला में रुचि नहीं होगा। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। व्यक्तित्व समायोजन के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा परा अहम। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है। यह कथन किसका है? यह देखिए जो कथन है वह स्वामी विवेकानंद का है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है। तो ये वाला राइट आंसर है। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 6 वर्ष तक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। स्व केंद्रीय जो अवस्था है वह बालक की 3 से 6 वर्ष तक की रहती है। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। इसमें देखेंगे जो भाषा विकास का सिद्धांत है उसमें अनुबंधन का सिद्धांत आता है, अनुकरण का सिद्धांत आता है और परिपक्वता का सिद्धांत आता है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अतिरिक्त शक्ति का जो सिद्धांत है वह कोई भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा स्मृति से है। जो संघनन सिद्धांत है वह स्मृति से संबंधित है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है उसकी अवधि क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वह देखेंगे हो जाएगा यहाँ पे 2 से लेकर के 7 साल की, जो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की जो अवस्था है वह प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने यहाँ पे जो संवेगात्मक गामक अवस्था है वह 0 से लेकर के 2 वर्ष तक बताए थे। उसके बाद प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष बताए थे। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताए थे 7 से 11 वर्ष। उसके बाद उन्होंने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बताया था 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक। और उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास है उसको 4 अवस्था में डिवाइड किया था। यह भी पॉइंट याद रखेंगे, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि सर्जनात्मक यहाँ पे चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोजन होता है, ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सबसे पहला है कि उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह देर से आ रहा है। दूसरा है तुरंत उसको दंड दे देंगे। अगला है कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका परफेक्ट आंसर है वह यह होगा कि कारण जानने की चेष्टा करेंगे। कि अगर आपकी कक्षा में कोई भी मान लीजिए बालक है, अगर वह देर से आ रहा है तो कारण जानेंगे कि किस वजह से वह लेट आ रहा है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है, कारण जानने के बाद उसके बाद आपको समस्या का समाधान भी करना है। उसके लिए जो भी आवश्यक कदम है वह आपको उठाने होंगे, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। अगला है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह किशोरावस्था है। जो किशोरावस्था होती है उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे दबाव और तनाव का काल उसी को कहा गया है। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और इसी से रिलेटेड यहाँ पे जो स्टैनले हॉल है उन्होंने कहा था कि जो किशोरावस्था है वह संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। यह भी पॉइंट याद रखेंगे, स्टैन हॉल ने कहा था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह दिया गया है स्किनर के द्वारा। स्किनर के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और इन्होंने जो अपना प्रयोग था वह चूहे पर किया था। यह भी पॉइंट याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है तो आपको याद रखना है।
इसके अलावा थांडाइक ने अपना जो प्रयोग है वह बिल्ली पर किया था, और जो यहाँ पे पावलाव है उन्होंने अपना जो प्रयोग है वह कुत्ता पर किए थे। तो यह सब आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। कई बार टेट एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। निम्नांकित में कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो समस्या समाधान है उसमें बाधक जो यहाँ पे नहीं है, समस्या जो समाधान है उसमें बाधक नहीं है दिया गया है, तो सूझ समस्या समाधान में कोई बाधा नहीं डालता। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ से हम हिंदी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। 30 प्रश्न आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको कंप्लीट जरूर कीजिएगा। अगर आप यूपी टेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन यूपी टेट एग्जाम के लिए प्राइमरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपके 3000 प्लस अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। 4 सॉल्व पेपर रहेगा, और यहाँ पर बुक का आप लोग कवर पेज देख सकते हैं। और यह बुक आपका बिल्कुल यूपी टेट एग्जाम के लेटेस्ट यहाँ पे पाठ्यक्रम पर है, नवीनतम पाठ्यक्रम पर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इस बुक में सबसे अच्छी बात है कि आपको विश्लेषण चार्ट मिल जाता है। पूरे 7 वर्ष का विश्लेषण चार्ट मिल जाएगा, किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक के कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद देखेंगे इस बुक में आपको विषय सूची मिलेगी। विषय सूची में सबसे पहले यूपी टेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे सभी सब्जेक्ट थ्योरी में दिए गए हैं, और एक एक टॉपिक को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे उससे रिलेटेड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट हैं, बाल विकास है, हिंदी है, और इंग्लिश है, गणित है, और पर्यावरण अध्ययन है। और सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं जो यूपी टेट एग्जाम है उसका आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बाद देखेंगे आपको इसकी आंसर शीट भी मिलेगी। आंसर शीट यहाँ पर देख सकते हैं, और आंसर शीट के बाद एक एक प्रश्न का काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है। उसके बाद देखेंगे थ्योरी में दिया गया है, और उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दिए गए हैं। तो इस बुक को आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन परचेज करना है तो यूपी टेट एग्जाम की जो बुक है उसका कवर पेज किसी भी बुक स्टोर पर दिखा करके परचेज कर लेना है। अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, लिंक को क्लिक करके इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन का यूपी टेट एग्जाम के लिए स्टडी गाइड बुक आती है, और इसी के साथ देखेंगे प्रैक्टिस सेट भी आता है। और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ देखेंगे यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज बुक आती है, चैप्टर वाइज ये बुक आपको मिलने वाली है। सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे बुक अलग अलग भी आती हैं, तो इनको लेकर के अपनी तैयारी को आप लोग और भी अच्छी कर सकते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा प्लुत स्वर। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे होगा अल्प विराम। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। जैसे यहाँ पे होगा कि राजा जनक की पुत्री राम की पत्नी थी, तो यहाँ पे जो राजा जनक की पुत्री है उसके बाद अल्प विराम लगेगा, उसके बाद होगा कि राम की पत्नी थी, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में हिमालय, राम और गंगा आ जाएंगी, और यहाँ पे जो पहाड़ है यही आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, देखिए जो पहाड़ है वह आ जाता है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत नहीं आता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो उसका शब्द है यही क्या हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि कुसुम का विशेषण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कुसुमित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तुम्हारा आना खुशी की बात है, वाक्य में आना, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे दिया गया सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से परिमाणवाचक, जो अंशतः है वह क्या है आपका यहाँ पे
परिमाणवाचक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विवाह शब्द। जो विवाह शब्द है यह क्या है, आपका पुल्लिंग है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका नदी शब्द है। नदी शब्द आपका एक वचन शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो सी वाला है, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पे दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आसन्न भूतकाल है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वाक्य में भाववाच्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। तो यह क्या है, भाववाच्य का उदाहरण होगा, डी वाला राइट आंसर है। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। तो यहाँ पे वाक्य में कौन सा शब्द करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें देखेंगे करता हो जाएगा मुझे। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आगत उपसर्ग। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका हो जाएगा यहाँ से, इसमें औता प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय के बारे में आप जानते हैं कि शब्दों के अंत में लगता है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है, उपसर्ग शब्दों में आगे लगता है। अगला प्रश्न आपके सामने की अमावस्या का विलोम शब्द है। सभी लोग जानते हैं कि जो अमावस्या शब्द है उसका जो यहाँ पे विलोम शब्द होता है पूर्णिमा होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अनावृष्टि हो जाएगा। अतिवृष्टि का जो विलोम है वह आपका अनावृष्टि होगा, डी वाला राइट आंसर है। अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सेना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। केला का पर्यायवाची शब्द है। केला का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है कदली। कदली फल के नाम से आप लोग सुने होंगे, तो यही है केला। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अरुण शब्द का अनेकार्थी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होगा। अभिज्ञ और अनभिज्ञ दिया गया, शब्दों का सही अर्थ बताइए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अभिज्ञ दिया गया उसका मतलब होता है कि जानकार, अनभिज्ञ का मतलब होता है ना जानकार। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके अनेक पद के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको बोला जाता है अतीन्द्रिय। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आस्तिक हो जाएगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक, जो नहीं रखता है नास्तिक। महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा महाधन आशय से बनेगा महाशय, और यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे महाधन आशय। आ में आ मिल रहा है तो दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। अगला यहाँ पर है कि यथा स्थान शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से अव्ययी भाव समास। पहला पद इसमें अव्यय है तो अव्ययी भाव समास है, सी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे नेक्स्ट दिया गया अपना हस्ताक्षर लगा दो। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पे उपयुक्त शब्द के प्रयोग से वाक्य को शुद्ध करें। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए यह होगा कि अपना हस्ताक्षर कर दो रहना चाहिए, लगा दो नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न है कि हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह अस्थायी भाव होता है, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दामिनी दमक रहन घनमाही खलकय प्रीति जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका चौपाई है। यहाँ पर देखेंगे जो चरण दिए गए हैं, अगर इन चरण में आप लोग देखेंगे तो 16 मात्राएं आएंगी। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट की अनुप्रास अलंकार क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर कोई भी व्यंजन है वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
2018 ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है।